पेज नंबर जी जी क्या करना है भाई, इसी को नीचे कर दो और पेज 462 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। कॉस्ट बस यार, अब पता है ना सबको, अभी टाइम मत आया करो। Costs might be incurred in obtaining a contract and in fulfilling a contract। हमने जो सारी कहानी की थी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए कॉस्ट थी या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। भाई मैं 5 बजे तक वाइंड अप करना चाहता हूँ और आप बातें कर रहे हो। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए कॉस्ट थी या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले पेज नंबर 462 दानिश का सर आ रहा है, मड़ा अकरम का, इसकी खैर है इसकी अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आ जाओ, पहली रो में आ जाओ इधर। अच्छा जी, थोड़ा सा आप इधर हो जाओ, आप तो माशाल्लाह जगह देने वाले बच्चे हो सारे। अच्छा, सबसे पहले आप जहन में वो कॉस्ट लाएं जो कि हमने सेल्स स्टाफ को दी थी ऑन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विन करने पर। उस कॉस्ट के साथ हमने क्या सलूक किया था? ये वापस आ रही है आवाज, बैक में आ रही है। An entity shall record as an asset the incremental cost. The entity shall record as an asset incremental cost. Incremental, एक दफा आगे होके बैठे, और भी कोई आएगा अभी। Entity shall record as an asset incremental cost. पेज नंबर 462। An entity shall record as an asset incremental cost. Of obtaining a contract with a customer. If entity expects to recover cost, ये तो ऑब्वियस सी बात है तहसीन कि अगर कॉस्ट रिकवर होने की उम्मीद है तभी हमने इसको कैपिटलाइज करना है। अगर रिकवर ही नहीं होना तो फिर तो ये तो जनरल रूल है हर कॉस्ट का, रिकवर होगी तो रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट are those costs that an entity incurs to obtain a contract with a customer that it would not have incurred, ये ना होती अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन ना होता। अगर कॉन्ट्रैक्ट, अब जब दो नॉट्स आते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो इन दो नॉट्स को अगर मैं ना पढ़ूं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली कमीशन, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉस्ट्स दैट एन एंटिटी इनकर्स टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट विच विद अ कस्टमर दैट इट वुड हैव इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड ऑब्टेन्ड। हुए तो हुई है, नहीं होता तो ना होती। तो अंग्रेजी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एमसीक्यू टाइप चीज आ सकती है, वरना कॉन्सेप्ट आपने देखा बड़ा आसान था। फॉर एग्जांपल जा सेल कमीशन। अच्छा जी, पैरा 91 हमने पढ़ लिया और 92 91 92। नेक्स्ट, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड, जो होती चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना। रिगार्डलेस का मतलब यही है, मिलता या ना। Cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of contract was obtained or not. Obtained or not लिख लें आगे, regardless का मतलब यही होता है, obtained or not.
cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether contract is obtained or not shall be recorded as an when incurred. ये एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होंगी, लेकिन ये वाली कब कैपिटलाइज होनी है? जल्दी बताएं, ये वाली कब कैपिटलाइज होनी है? नहीं नहीं नहीं, 1 साल के अंदर बोंगी मार रहे हो। ये कैपिटलाइज कब होनी है? जब कस्टमर से रिकवर हो सके। ना करना, पिछली रो में मत देख। अनलेस दोज कॉस्ट आर एक्सप्रेसली चार्जेबल टू कस्टमर। चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हो ना हो, उसने दे देने का वादा कर दिया तो फिर इसको कैपिटलाइज कर दें। और आखिरी बात, एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का मतलब छोड़ें, एज अ प्रैक्टिकल बात समझ लें। एज अ प्रैक्टिकल कहते हैं मैं आपसे बात करूं, एन एंटिटी मे रिकॉर्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट एज एन एक्सपेंस। ये भी किया था हमने। एन एंटिटी मे रिकॉर्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट एज एन एक्सपेंस। कब? when incurred if amortization period of assets that the entity otherwise would have recognized as 1 year or। अब अंग्रेजी फर्स्ट रो में जगह है ना, तो खुले खुले उधर होकर बैठे। तो ये जी सारी बातें थी। अब आप हजरात YouTube पे देख लीजिएगा, जो हजरात लेट आए हैं। उम्मीद है जिन हजरात ने तशरीफ़ लाना था वो ला चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हम शुरू करने लगे हैं। चलते चलते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। आसान से सवाल हैं, बहुत इजी से। पेज नंबर 421, पेज नंबर 421। ऑन 1 जनवरी 2021, पेज नंबर 421। ऑन 1 जनवरी 2021, एसएल promises to sell 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल। एसएल ने वादा किया है सीएल को कि मैं तुम्हें 130 चीज़ें बेचूंगा। प्रोमिसेस या बेच दी? प्रॉमिस किया। थोड़ा सा भी फोकस इधर उधर नहीं करना। promises to sell 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल फॉर 13,000, यानी एक चीज़ कितने की बेचूंगा? 100 रुपये की। उसमें से 70 चीज़ें मैं कब डिलीवर करूंगा? महीने बाद। और 60 चीज़ें 2 महीने बाद। सीएल पेड 13,000 पूरा एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 21 को ही। अच्छा जी, ऑन फरवरी 15 जब 70 डिलीवर हो चुकी थी और 60 डिलीवर नहीं हुई थी, ऑन 15 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मोडी, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर टू डिलीवर एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स। एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स को, इसका मतलब है अब 30 प्रोडक्ट्स हमने और देनी है टू सीएल ऑन मार्च 10। ये कब देनी है? मार्च 10 को, यानी 28 फरवरी को 60 पुरानी वाली देनी है और नई 30 फिर मार्च 10 को देनी है एट ₹80 पर प्रोडक्ट। ये 80 मार्केट वैल्यू होगी नई प्रोडक्ट्स की या ये डिस्काउंटेड प्राइस होगी? बिल्कुल नहीं, सवाल बताएगा। हो सकता है अब मार्केट में ही वो 80 की हो गई हो सकता है मार्केट में ही 80 की हो गई हो, तो या फिर हो सकता है मार्केट में 100 की हो, हम 80 की बेच रहे हो। सवाल बताएगा ये डिस्काउंटेड है या नहीं। तो अब मैंने ये भी देखना है ये जो नई प्राइस आई है ये फेयर वैल्यू है या डिस्काउंटेड प्राइस है, सवाल बताएगा। अकल लगाएंगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस लग रही है, अकल लगाने से मैंने मना किया, सवाल बताएगा। पेट्रोल की प्राइसेस आप देखते हैं, फेयर वैल्यूज कितनी तेजी से बदल रही होती हैं, तो ये भी फेयर वैल्यू है 80 है, पता नहीं हो सकता है मार्केट प्राइस हो। अच्छा जी, टोटल 2400 रुपया। 2400 रुपया कैसे आया? नई चीजें जल्दी जल्दी ढूंढें। 30 ज़रब 80। सीएल पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट दैट इज 15 फरवरी। एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? अलग, यानी ये 30 चीजें अलग हैं।
चीजें जुड़ी तो नहीं होती ना, 70 और 60 अलग हैं और ये 30 चीजें अलग हैं। एंड दे रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू, स्टैंड अलोन का मतलब लिखें, दे रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू। और अल्लाह का शुक्र है ये फेयर वैल्यू है 80 रुपए। फेयर वैल्यू क्यों 80 रुपए? पहले तो 100 रुपए थी, मार्केट कंडीशंस बदल गई होंगी। एंड रिफ्लेक्ट एडिशनल 30 की 80 की प्राइस रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स वर डिलीवर्ड एज एग्रीड, पास द जर्नल एंट्रीज। अच्छा जी, चलें जी। पहला सफा, दूसरा सफा, तीसरा सफा। तो पहले सफे से आप जो है वो मिड से, एग्जैक्ट मिड से एक वर्किंग करें और ऊपर जो है वो आपने 5 एंट्रीज की जगह छोड़नी है। 5 एंट्रीज की जगह का मतलब है 10 लाइनें भी काफी हैं। और पहले सफे के 10-12 लाइनों के बाद आपने वर्किंग्स करनी है। वर्किंग जी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितनी चीजों का है? 130। भाई मार्कर और पता करें, ये हर वक्त ही ये मोबाइल चार्जिंग पे रहता है, कितना यूज होता होगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? 1 जनवरी 21। अच्छा जी, डिलीवर्ड, आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए कहीं। डिलीवर्ड 130 में से 70 डिलीवर हो गई 31 जनवरी को। डिलीवर्ड ऑन 31 जनवरी। अभी मैं क्वांटिटी से खेल रहा हूं। 70 टू बी डिलीवर्ड 60। 15 फरवरी मॉडिफिकेशन, 15 फरवरी को मॉडिफिकेशन हो गई है। मुझे बताएं मॉडिफिकेशन में कितनी चीजें और हमने डिलीवर करनी है? 30। तो ओरिजिनल कितनी चीजें थी? 130। उसमें से कितनी दे दी, कितनी दे देंगे? लेकिन 60 देना दूर की बात, नए 30 का ऑर्डर आ गया, नए 30 का ऑर्डर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब आप मुझे ये बता दें मेरी टोटल डिलीवरीज कितनी है? 90। 90 में से कितनी मैं डिलीवर कर दूंगा 28 फरवरी को? 60। और कितनी मैं डिलीवर कर दूंगा डेट 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 10 मार्च। अपनी रो में बैठ के पिछली रो वाले के कंधे पे शाबाश दे रहे हैं। अच्छा जी, डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी 60। चुप, दांत निकाले ना तो एक दांत निकाल दूंगा। अच्छा सॉरी। डिलीवर्ड ऑन 10 मार्च 30। अच्छा जी, कंट्रोल कब कब ट्रांसफर हुआ? पहला कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ? अब मैं वर्किंग कर रहा हूं रेवेन्यू की, 3 लाइनें मुझे इसके लिए चाहिए, फिर सफा भी आपका खत्म हो जाएगा। 31 जनवरी को मुझे बताएं कितनी चीजों का कंट्रोल ट्रांसफर हुआ? 70 का। ये वाली 70 चीजें कितने की मैंने बेची हैं? 100 जी, 7000।
अगली डिलीवरी कितनी चीजें डिलीवर होके कम होती जा रही हैं, रिमेनिंग डिलीवरी एंड पे 0 रह जाएगी। 60 चीजें। पुरानी प्राइस 6000। अगली डिलीवरी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा 30 प्रोडक्ट्स 80। ये नई प्राइस पे, ये नई प्राइस फेयर वैल्यू भी है, याद रखिएगा नई प्राइस फेयर वैल्यू भी है 20। ओवरऑल रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू अलग अलग बुक होंगे सारे। गुड्स डिस्टिंक्ट, देखिएगा इधर, गुड्स डिस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट। अगली जो 30 चीजें हैं वो पिछले से अलग हैं, अलग चीजें हैं, जाहिर बात है पिछले कैलकुलेटर थे तो नए 30 कैलकुलेटर अलग होंगे। गुड्स डिस्टिंक्ट एंड, और 30 में अगली कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, यानी कि चीजें डिस्टिंक्ट हैं और इनकी प्राइस, बोलें इनकी प्राइस फेयर वैल्यू है। ये वाला सिनेरियो हमने किया। अब हम इसकी एंट्रीज करने लगे। अच्छा जी, मुझे बता दें सबसे पहली दफा हमें कैश कब रिसीव हुआ? 1 जनवरी 21 को एंटिटी ने वादा किया है कि 31 और 28 को डिलीवर करेगी चीजें, बट सीएल पेड 13,000 ऑन। तो बता दें जी पैसे कब रिसीव हुए? 1 जनवरी 21। मैं सवाल में गया था, कैश डेबिट जी 130 चीजों के 100 रुपए, 13,000। आगे चले बगैर मुझे एंट्रीज बता दें, पहली डिलीवरी कब होगी? ज़बानी सवाल याद हो गया, 31 जनवरी। दूसरी डिलीवरी नहीं, 28 फरवरी से पहले एक चीज और डालेंगे, कैश आएगा बीच में, वो डिलीवरी नहीं होगी। 15 फरवरी को कैश आएगा, फिर उसके बाद 28 फरवरी, फिर उसके बाद 10 मार्च। तो 2 टाइम पे एंट्रीज होंगी, कैश और डिलीवरी, कैश डिलीवरी, कैश डिलीवरी, 2 टाइम पे एंट्रीज होती हैं। अच्छा जी, कैश की एंट्री होगी। अब किसकी एंट्री करें? डिलीवरी की। 31 जनवरी 2021 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू बना के रखा हुआ है, इस्तेमाल करना है, सिर्फ बना के रखा हुआ है। कितने यूनिट्स डिलीवर हुए हैं? 70 यूनिट्स डिलीवर हुए हैं। रेवेन्यू बना के रखा हुआ है 7,000। कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, रेवेन्यू बुक कर दें। रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अब मैं फरवरी की एंट्री करूं 28 फरवरी की या 15 फरवरी की? 15 फरवरी। On 15 February, contract is modified to require additional 30 units. CL paid additional amount on 15 February. Cash debit कितने यूनिट्स? 24
24। कैश की कहानी अलग चलानी है, सवाल से चलानी है कैश की कहानी, और रेवेन्यू की कहानी वर्किंग से। अच्छा जी, अब एक डिलीवरी होगी 28 फरवरी को, उसका रेवेन्यू कितने से बुक होगा? 6000 से। जी बोलें। और आखिरी डिलीवरी कल जुमा है ना, 11:15 बजे शुरू कर लेंगे, अब तो कोई क्लास भी नहीं आपकी कहीं इधर उधर। R2 की कहाँ होती है, किस टाइम ख़त्म होती है? अच्छा चलें ठीक है, कितने बजे ख़त्म होती है? 20 पे। अच्छा नहीं, बस वही 11:25 जो चल रहा है। दूसरी क्लास फिर ऑब्वियसली 2:30 बजे जुमे के बाद शुरू कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट जी, वर्किंग। अब 2 दिन ही आगे हो रहे हैं, अगर कोशिश करें तो, पता नहीं है बाकी तो वक्त ही बताएगा 2 दिन है या कितने। अच्छा कोशिश करेंगे 4 क्लासों में IFRS 15 ख़त्म हो जाए, ना ख़त्म हो सके तो ज़बरदस्ती तो नहीं आपको कहना कि ख़त्म हो गया। अच्छा चाती चूती मार लें। अब कुछ सवाल को हम बदलते हैं और इस डाटे में चेंज लाते हैं थोड़ी सी, ये जो अंग्रेजी लिखी है इसमें चेंज लाते हैं। क्वेश्चन 2, On Yekam January 2021, Hessel promises to sell 130 products to CL for 13,000. The entity will deliver 70 goods on 31st January and 60 goods on 28 फरवरी। 13,000 पे अभी आ गया। 15 फरवरी को, चेरा शरीफ इधर, 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स। अच्छा CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन ये चपेड़ कुछ चेंज कर, एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग हैं, यानी पिछली 130 चीज़ें अलग थी और ये वाली 30 चीज़ें अलग हैं, चीज़ें आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द, लेकिन ये प्राइस डिस्काउंटेड है, अंडरलाइन करें, डिस्काउंटेड प्राइस है, अब ये फेयर वैल्यू नहीं है। हाँ जी हाँ जी, बस ना, क्या हद होती है। इधर 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 मेरे लैपटॉप के बैग को हटा दो साइड पे। अच्छा ओके, तो पिछले सवाल में जाके लिखें, पिछले सवाल में एक मिनट मैं 2 चीजें लिखवाने लगा हूं। ये डिस्टिंक्ट है यानी अलग हैं। डिस्टिंक्ट क्या है ये मैं बताता हूं जरा, आज डिस्टिंक्ट क्या है बताता हूं जरा। और ये 80 फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू का मतलब है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। पिछले सवाल में ये था, ये 30 अलग चीजें थी और 80 उनकी फेयर वैल्यू थी, यानी मार्केट में प्राइस गिर गई हुई थी चीजों की। लेकिन इस सवाल में चीजें तो डिस्टिंक्ट हैं, प्राइस नॉट अ फेयर वैल्यू। ओके चलें जी, वेस्ट द टाइम इन रिकॉर्डिंग द क्वांटिटीज अगेन, क्वांटिटीज को दोबारा रिकॉर्ड करें, टाइम वेस्ट करें। वैसे तो अगर इस तरह का सवाल है तो इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं, बस मैंने रेवेन्यू ही बुक करना है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, टाइम जाया कर रहा हूं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने यूनिट्स का?
130, डिलीवर्ड 31 जनवरी, कितनी रह गई? 60, जज्बाती नहीं होना, कितनी रह गई? 60, मॉडिफिकेशन 15 को नया ऑर्डर आया 90, डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी एंड डिलीवर्ड ऑन  यहां मैं 2-3 लाइनें छोड़ा हूं और मैं इधर आ रहा हूं, रेवेन्यू, यहां 2-3 लाइनें छोड़ के रेवेन्यू, 1 मिनट जरा देख लीजिएगा पहले। रेवेन्यू, पहला कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ जी? कितनी क्वांटिटी, कितनी प्राइस, रेवेन्यू 7000, सारे अटेंटिव हो जाए। सवाल ये कह रहा है कि अब जो आपने डिलीवर कर दी ना, बस वो कर दी, 15 फरवरी से पहले कितने, मॉडिफिकेशन से पहले कितनी डिलीवर हो गई हैं? जो कर दी वो कर दी, बस इस पर आप इस्तगफार पढ़ लो, जो हो गया वो हो गया, बस अस्तगफिरुल्लाह, बस माफ हो गया सब, जो हो गया वो हो गया। अब जो रिमेनिंग डिलीवरीज रह गई है ना, वो बताओ कितनी है? कहते हैं उनको लिखो डिनोमिनेटर में, रिमेनिंग डिलीवरीज को लिखो डिनोमिनेटर में, 60 पुराने वाले की और 30 इसको बनाओ डिनोमिनेटर। इन दोनों के दरमियान यहां पे मैं कोई कैलकुलेशन नई से लाने लगा हूं, और 60 की प्राइस बताओ क्या थी, और 30 की प्राइस क्या है? 80। कहते हैं वेटेड एवरेज प्राइस निकालो। ये कस्टमर को नहीं बतानी, ये हमारी इंटरनल कैलकुलेशन हो रही है, ये हम सेल बुक करने के लिए इंटरनल कैलकुलेशन कर रहे हैं। असल में कहानी ये है कि अब मैं लिखूंगा एंट्रीज करते हुए नॉट अ स्टैंड अलोन प्राइस। अब ये स्टैंड अलोन प्राइस ना होने की वजह से असल में जो डिस्काउंट मैं दे रहा हूं नई चीजों में, वो पिछलों की वजह से दे रहा हूं, क्योंकि मेरा कस्टमर ये बन चुका हुआ है। तो जो मैं नई प्रोडक्ट्स उसको 30 दे रहा हूं, उनको जो मैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच रहा, तो मेरे चाचे का पुत्र तो वो है नहीं, इसका मतलब है वो पहले भी मेरे से चीजें खरीदता रहता है। लेकिन जो पुरानी 70 मैं उसे बेच चुका हूं, स्टैंडर्ड कहते हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी, अब वो वह होगी, सेल होगी, खैर है। लेकिन 15 फरवरी को खड़े होके आपको पता है कि अब आपकी 2 डिलीवरीज रहती हैं, एक 28 वाली, एक, तो अब टोटल रिमेनिंग डिलीवरीज एंड दीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाली और इनको जमा करें और इनकी प्राइस को ऊपर रखें और वेटेड एवरेज प्राइस निकालें 0.33। अब आप जो नई चीजों का रेवेन्यू बुक करेंगे वो ओवरऑल इतना ही करेंगे, ओवरऑल इतना ही करेंगे, लेकिन अब आप 60 मल्टीप्लाइड बाय 93.33 और 30 मल्टीप्लाइड बाय 90, और मुझे बताएं 9300 के करीब क्यों है, 80 से दूर क्यों है? क्योंकि 60 ने अपना वजन ज्यादा डाला ना, तो एवरेज फिर 93 के करीब पहुंच गई है। ये तो ऐसी मैथमेटिकल सी बात कर दी आपसे। आप बता दें, आपने जो प्राइसेस एलोकेट करनी है वो न्यू डिलीवरीज को करनी है, रिमेनिंग को, या पुरानी को भी छेड़ना है? पुरानी मलंग है उसको छोड़ दें अपने हाल पे, पुरानी 70 वाली जो सेल बुक हो गई है, लेकिन पुरानी की जो अनडिलीवर्ड है तो वो कितनी है? 60 और 30। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, अब रेवेन्यू बुक करें मॉडिफिकेशन के बाद। मॉडिफिकेशन कब हुई है? 15 को। तो आप 28 फरवरी को जब रेवेन्यू बुक करें, थोड़े से होश के नाखून लेकर रेवेन्यू बुक करें जी। 93.33 राउंड करके कोई जवाब लिखवा दें, राउंड करके 5600। और 10 मार्च
ओवरऑल रेवेन्यू को जमा करेंगे तो वही जवाब आना है। इससे फायदा ये हुआ कि हमें पता चला है कि हमने जो कस्टमर को नई चीजें 80 के एतबार से बेची हैं वो इस वजह से बेची हैं कि ये हमारा पुराना कस्टमर है, और अब वो जो रिमेनिंग डिलीवरी 60 रह गई थी। इससे फायदा ये होगा कि अगर हमारा ईयर एंड आगे 28 फरवरी को हमारा ईयर एंड आ गया तो इस तरीके में हम रेवेन्यू बुक कर रहे थे 6000 और इस तरीके में हम रेवेन्यू बुक करेंगे 5600, तो रेवेन्यू में फर्क पड़ जाएगा। ओवरऑल रेवेन्यू तो सेम रहेगा लेकिन ओवर द ईयर्स। आप बता दें थोड़ा सा डिस्काउंट इनको क्यों एलोकेट कर दिया, हालांकि ये तो 100 रुपए की बेची हैं, क्योंकि असल में उसको 80 उसको नई 30 पर डिस्काउंट देना मकसद नहीं था, वो पुराना कस्टमर है हमारा, तो पुरानी सेल भी आप डिस्काउंट पर बुक कर लें। लेकिन पुरानी कौन सी, पुरानी एस्ट नहीं, पुरानी अनडिलीवर्ड या पुरानी डिलीवर्ड, जो डिलीवर हो चुकी थी उसको फॉरक करें। चलें जी, क्या अब दोनों में डल गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये डिस्काउंट नहीं बल्कि ये उल्टा 93 पे आ गया है। बस ये कैलकुलेशन सी करनी है, एवरेज सी। तो ये जी कैलकुलेशन थी हमारी। अब आप बता दें एंट्रीज तो उसी तरह होंगी, कैश की एंट्री को नहीं छेड़ सकते, वो जिस दिन आना है उसी दिन आना है। चलें जी, यकम जनवरी, ओहो सॉरी रेड मार्कर, गुड्स डिस्टिंक्ट अलग अलग है बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द गुड्स डिस्टिंक्ट। क्या डिफरेंस नजर नहीं आ रहा दोनों सवालों के डेटे में? जमीन आसमान का फर्क है ना जी। क्या? हाँ जी, क्यों ली है? इसलिए कि जो आपने डिस्काउंट दिया है उसको गुड्स डिस्टिंक्ट है एंड डू नॉट, ये जो 30 चीजें हैं, सारी 30 चीजों की बातें हो रही हैं, 30 चीजें अलग हैं, एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। ये स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है चीजों की, यानी ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो आप डिस्काउंट जो दे रहे हैं नई 30 पे, वो सिर्फ उन 30 की वजह से दे रहे हैं या पहले भी कोई कॉन्ट्रैक्ट था? बस ये स्टैंडर्ड ने रीजन सोची है। वेटेड एवरेज प्राइस लिख दो, जो मर्जी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कैलकुलेशन ये शो करनी है बस पेपर में। अच्छा आप बता दें जी, कैश को नहीं छेड़ना अपनी जगह से। CL पेड 13,000 ऑन स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये रेवेन्यू उसको बता रहे होंगे, कस्टमर को रेवेन्यू तो 100 बताया है, कस्टमर को तो ये रेवेन्यू पता है 100 और 80, लेकिन हम अपना रेवेन्यू से एतबार से बुक कर रहे होंगे जी। 13,000 जी, पुरानी डिलीवरी, इसकी कोई टेंशन नहीं। फरवरी कैश को नहीं, कैश जिस दिन आएगा उस दिन कैश की एंट्री, जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा उस दिन सेल की एंट्री। CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन 15 फरवरी, कैश डेबिट कैश की कहानी नहीं छेड़ सकते हम जी।
और आखिरी सिनेरियो क्या बनेगा? पता नहीं, अब तुझे पता ही नहीं डिस्टिंक्ट ना होगा मतलब क्या है, लेकिन कह रहे हो सारे डिस्टिंक्ट ना हो। नहीं, सेम तो नहीं। डिस्टिंक्ट का लफ्ज समझाने में इंशाल्लाह कल आपको मुझे कुछ 40-45 मिनट लग जाएंगे डिस्टिंक्ट का मतलब समझाने में। ओके, डिस्टिंक्ट तो एक पूरी बहस है। अगर आप जो है वो किताबें उठा के देखें IFRS 15 पे, तो लोगों ने 15-15 सफ़े सिर्फ डिस्टिंक्ट समझाने पे लिखा दिए हैं, और स्टैंडर्ड ने इतनी एग्जांपल्स दी हैं डिस्टिंक्ट का लफ्ज़ समझाने में कि ICAP कहने पे मजबूर हो गया कि यार डिस्टिंक्ट को एक लेवल तक ही बच्चे को समझाओ, ज़्यादा डिटेल में ना जाना। डिस्टिंक्ट वैसे तो अलग अलग है, लेकिन अच्छा जी चलें जी, अब डिस्टिंक्ट के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। फिलहाल हमारे लेवल पे तो आसान आसान बातें हैं, कोई इससे परेशानी वाली बात नहीं। तो 130 कैलकुलेटर हैं, उसमें से 70 डिलीवर हो गए, फिर 30 कैलकुलेटर नए का ऑर्डर आ गया। तो कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर दूसरे से क्या होते हैं बोले? डिस्टिंक्ट, अलग अलग। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं इनडिस्टिंक्ट की। किसकी? इनडिस्टिंक्ट की, क्योंकि तीसरा सवाल क्या होगा? नीदर डिस्टिंक्ट। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नीदर डिस्टिंक्ट हुई तो अब हम तीसरा सिनेरियो शुरू कर दिया। आगे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं कि प्राइस स्टैंड अलोन है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिसीजन के लिए ये रेलिवेंट है बात। नीदर डिस्टिंक्ट, आगे नॉर ही लिखा होगा, फिर बहरहाल आगे जो मर्जी हो। अब सिनेरियो कौन सा है? सिर्फ नीदर डिस्टिंक्ट नहीं, बस नॉट डिस्टिंक्ट या इनडिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, एक मिसाल आपको देता हूं। आपने सेलर को कहा कि भाईजान मुझे जो है वो ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम बना के दे दो। ओए हो, ड्राइंग रूम के साथ क्या क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेहमान आते हैं यार, हद होगी मेरे घर। व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस? अच्छा, इफ यू आर वॉचिंग, अगर ये परेशान है तो फिर गटर वाली एग्जांपल में आप क्या करोगे? अभी तो मैं सॉफ्ट लफ्ज बोला है। अच्छा, वापस आ जाएं, थोड़ा सा हमारा भी तो हक होता है कभी कभी छेड़ने का। अच्छा, कौन सा पेज है? 423। अच्छा, तो आपने कहा जी ड्राइंग रूम के साथ जो है वॉशरूम बना दो। तो वॉशरूम में मिसाल के तौर पर 130 ईंटें लगनी थी, 130 ईंटें लगनी थी वॉशरूम ही। तो वॉशरूम में कितनी ईंटें लगनी थी? चलते चलते आपके दिल में ख्याल आया कि नहाने की जगह भी इसी में बना दो, तो आपने कहा फिर 30 ईंटें और कर दो। अब वो जो 130 और 30, 130 और 30, 160, अब ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक ईंट दूसरे के साथ जुड़ के वॉशरूम बनेगा, एक ओवरऑल चीज बनेगी। और हम कल एक लफ्ज पढ़ेंगे, इनपुट्स आर ज्वाइंड टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, दैट इज वॉशरूम। लेकिन वो कैलकुलेटर अलग अलग थे, कैलकुलेटर अलग अलग थे, लेकिन इधर ईंटें आर इनडिस्टिंक्ट, एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी। ऑल इनपुट्स विल क्रिएट अ कंबाइंड आउटपुट। तो ये एक मैंने मिसाल देने की कोशिश की है, नीदर डिस्टिंक्ट। बहरहाल डिस्टिंक्ट क्या होता है क्या नहीं होता ये अलग बहस है, इसको करेंगे। फिलहाल बस एक आ गया नीदर डिस्टिंक्ट। अब मुझे पता है आपको कि इधर जनरल एंट्रीज लिखने की मुझे जगह नहीं मिलनी, इसलिए मैं रेड वाली अंग्रेजी, अगर आप इजाजत दें, इसके ऊपर लिख लेता हूं, वर्किंग के ऊपर। लेकिन इसमें ना बस नीदर डिस्टिंक्ट लिखना काफी है, और आगे प्राइस स्टैंड अलोन हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एंट्रीज मैं अभी करा देता हूं, पहले वर्किंग कर लेते हैं। डेटा पढ़ लूं या याद हो गया? याद हो गया, अच्छा जी, वर्किंग करवाएं जी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 130 ईंटें, कितनी लग चुकी थी ईंटें? किस दिन? कितनी लगने वाली रह गई थी? 60। हमने कहा 30 और लगा के एक्सटेंड कर दो वॉशरूम। तो मॉडिफिकेशन
15 फरवरी 90, और फिर उसने डिलीवर की 28 फरवरी को और डिलीवर की 10 मार्च को। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वेटेड एवरेज प्राइस निकालूंगा मैं, वही वेटेड एवरेज प्राइस, और वर्किंग नंबर 3। क्या मुझे जिस वक्त डिलीवरी हो रही थी 31 जनवरी को, मुझे इल्हाम था कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होना है? नहीं। तो मैंने जो रेवेन्यू बनाया 31 जनवरी को, वो किस पे बनाया होगा? 70 ज़रब 7,000 पे मैंने रेवेन्यू बुक किया होगा। फिर इसके बाद जब 15 फरवरी आया तो 15 फरवरी को आकर क्या हुआ? 15 फरवरी को मॉडिफिकेशन होगी। स्टैंडर्ड कहता है भाईजान आपने जो पास्ट में कर लिया है उस पर इस्तगफार काफी नहीं है, जाके आपको बंदे से माफी भी मांगनी पड़ेगी, जाके आपको बंदे से माफी भी मांगनी पड़ेगी। खाली तौबा करके काम नहीं चलेगा। जो पीछे हो गया खैर है, चलो आगे सही करो। अब आपको कुज़ा भी करनी पड़ेगी। ये जो आपने पीछे बोंगी मार ली है ना सेल बुक करने की 7,000, ये गलत सेल है। 15 फरवरी को खड़े होकर अब आप एक काम करेंगे, आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे? 70 इंटू 100 जमा 60 इंटू 100 जमा 30 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 70, 60 और 30। इसे कहते हैं कम्यूलेटिव कैचअप। सारी चीजों को कैचअप करके पकड़ लो। कम्यूलेटिव, पीछे वाली चीजें भी कैच करो। रिट्रोस्पेक्टिव, कैच अप के से नहीं सी से, कम्यूलेटिव कैच अप। चलो जी, अब खाली तौबा तौबा करने से फायदा नहीं होगा, अगले बंदे से माफी भी मांगनी पड़ेगी। करें जी, तू खुरा कर ले। अच्छा पकड़ें जी, 70 इंटू डिवाइडेड बाय 96.25 बुक कर लिया, उसे रिवर्स कर देंगे, को कुछ नहीं होता। रिट्रोस्पेक्टिवली बहुत चीजें करते हैं हम जिंदगी में। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इस तरह नहीं करते कि 31 जनवरी की डेट डाल के करेंगे। जिस दिन ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई उसी दिन करेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव में इस एंगल से कह रहा था कि पिछली चीजों को पकड़ना है कैलकुलेशन में। अब इससे पहले कि मैं अगले रेवेन्यू बुक करूं, पहले मुझे एक रेवेन्यू रिवर्स करवाएं। 70 इंटू 100 गलत है। अब रेवेन्यू बुक ना करवाएं। अब 15 फरवरी को मुझे रेवेन्यू छोटा सा करके यहां बड़ा सा लिख दूं, रेवेन्यू रिवर्स। ये रेवेन्यू बुक हो रहा है या रेवेन्यू रिवर्स हो रहा है? कोई वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर दें या किसी तरह को समझा दें मुझे, ताकि ये मसला है हल हो जाए। कितने पे बुक होना चाहिए था? कितने पे बुक होना चाहिए था? जगह नहीं है, अब क्या करूं? अच्छा रहने दें। रेवेन्यू रिवर्स कितने पे बुक होना चाहिए था? जवाब
सिक्स सेवन 38 6738 वर्सेस 7000 नेगेटिव 262 भाईजान ये 8 है ना। अच्छा तो रेट का डिफरेंस ले लो, ये वेरी इजी। मैं तो IS 21 तरह की कैलकुलेशन की है कि करेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, पिछली फिगर से कंपेयर कर लेते थे। रेट का डिफरेंस ले लो। और अगली सेल अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी मेरे हाथ में है, वो कितने पे बुक करूं? 96 पॉइंट। तो ये एक रेवेन्यू रिवर्सल, लेकिन ये रेवेन्यू रिवर्सल कब होनी है, ये असल में साइंस है। रेवेन्यू रिवर्सल कब होनी है? मॉडिफिकेशन डेट पे। जी मॉडिफिकेशन डेट पे, इससे पहले रेवेन्यू रिवर्स कभी नहीं किया, सिर्फ इस सिनेरियो में करना है। अच्छा हद होगी, वो पढ़ने की बजाय जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो वो ऐसे कर रहा है। तो 4 पेपर रखे हुए हैं माशाल्लाह। आगे चलो, अल्लाह आपके भाग लगाए। 28 फरवरी कॉस्ट और MF अगली दफा इंशाल्लाह। अच्छा 28, मैंने आपसे नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा हूं। और FR1 FR2 भी कुछ लोगों ने अगली दफा सोची थी। अच्छा 28 फरवरी 60 इंटू 577 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 10 मार्च, हाँ जी 30 इंटू 96.288 जी। रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब है इट इज फेयर वैल्यू। डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब है इट इज नॉट अ फेयर वैल्यू। मतलब क्या कि जब हमने पहली दफा कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो 80 थी, मार्केट में कीमत भी यही थी। फिर तो चीजों को नॉर्मल तरीके से चलाया था। कौवा चला हंस की चाल, अपनी ना भूल जाना, सादा सी बातें भी। अच्छा इसमें क्या करेंगे फिर? वो जगह समझ आ रहा था आपको, वो जगह समझ आ रहा था, तो इधर आके समझ आना वो वाला बंद हुआ है। तो वो अपनी चाल उसी तरह चलनी है आपने। अच्छा जी, तो अगर चीजें भी अलग अलग हैं और प्राइस भी फेयर वैल्यू है, रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस यानी फेयर वैल्यू। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब फेयर वैल्यू। चीजें भी अलग अलग हैं और प्राइस भी फेयर वैल्यू है, नहीं अलग अलग नहीं, फेयर वैल्यू है। तो फिर कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल तरीके से सवाल को चलने दे, जो जब जब की सेल है तब तक बुक कर ले। और अगर चीजें तो भाई चीजें तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी प्राइस, तो फिर रिमेनिंग डिलीवरीज पर डिस्काउंट एलोकेट करें। रिमेनिंग डिलीवरीज से क्या मुराद है? ये 60 और 30, फिर जो पहली 70 हो गई वो हो गई जी। क्वेश्चन में ये लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, क्यों नहीं लिखा होगा। अच्छा ये लेजर लाइट ऑफ करो जी। पूछें क्या पूछ रही? जब अगर डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो आगे जो मर्जी हो, स्टैंड अलोन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ये कम्युलेटिव क्या, बंद करो, इसके आगे हाथ रख दो। अच्छा जी बताएं जी एंट्रीज।
यकम जनवरी कितना कैश आया? 13,000। यहां से लेके वहां तक एक कैमरे में आ रहे हैं, मैं देखने आऊं। अच्छा, कैश डेबिट 13,000। कल सरासी की ऑडिट की क्लास है इधर? तो ये लिखा रहने देने तक उन पे प्रेशर पड़े जरा। अच्छा, हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये कम जनवरी, इसके बाद सर मेरे दिल में तो आ रहा कि रेवेन्यू ही 96.25 पे बुक कर दूं। भाईजान इल्हाम हुआ है आपको? 31 जनवरी को तो आपको इल्हाम भी नहीं होना कि 15 फरवरी को मैं इरादा बनना है कि वॉशरूम पूरा सेन हो। तो 15 फरवरी को तो मुझे पता चलेगा ना, 31 जनवरी को तो मुझे नहीं पता क्या होना है मेरे साथ जी। फिलहाल रेवेन्यू बुक कर दें जी। 7 भाई एक नई एंट्री होगी आज, एंड डेट विल बी ऑन 15 फरवरी। 15 फरवरी को एक एंट्री होगी। ये वाला जो रेवेन्यू है ना, ये कितना बुक हुआ है? एंट्री अब मेरे से समझ लें जरा, ये रेवेन्यू कितना बुक हुआ है, इसको कितने से कम कर दूं? जो एंट्री रेवेन्यू की है वही उल्टी कर दें। उल्टी करनी आती है? एंट्री ट्राई करें उल्टी करना। वॉमिट बैक 15 फरवरी। तो ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि पिछले साल जाके रिटेन अर्निंग में ये सही करनी है, इसको इसी साल सही करना है, इसी साल। यानी कि अगर फर्ज करें 31 जनवरी को मेरा ईयर एंड हो गया है तो पिछले साल जाके सही नहीं करना, अब इसको यहीं पे इसी साल के P&L में सही करना है। तो डेट इज नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव, वो तो मैंने पिछली एडजस्टमेंट पकड़ने के लिए कहा था। इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट, इसको यहीं लाके करें। हाँ जी, आप बोलेंगे। ये अभी सिर्फ पिछला रेवेन्यू सही कर रहे हैं, कैश अलग से आना है। रेवेन्यू डेबिट 2C, एंट्रीज में नेगेटिव नहीं लिखना, एंट्री बस उल्टी कर देनी है। रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज न्यू एंट्री। नहीं, कैश साथ ही रिकॉर्ड कर दो। सुबह सुबह आया नहीं, कैश की एंट्री अब अलग से कर दें। ये बस एक नई एंट्री है इसकी। अब अनलकीली एंट्रीज ना एक एक बढ़ गई है हमारी। ये वाली एंट्री नवे नहीं कोजियो, सॉरी सो दिल काले कोलो मुंह काला चंगा, जे कोई असनु जाने हो। Getting the point? Well, I'm saying that black moon is better than black heart. You understand? भाई तालियां जब होगा तब पता चलेगा। अच्छा, आप बताएं रेवेन्यू इस सेल का ऑलरेडी किस पे आप बुक कर लूं? 96.25, और इसका भी, इसमें अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, तो सही चीज पे रेवेन्यू बुक करें जी। 28 फरवरी। बट अगर मुंह भी काला हो दिल भी काला हो तो दोनों जगह फेंटी। सही कर लें, बस दिल सही कर लें। हाँ अच्छा, तो आप चलें जी, जल्दी जल्दी रेवेन्यू बुक कराएं। 5775। अब मेरे ख्याल से फॉर द पर्पज ऑफ रिदम हमने जगह बना ली है, तो नीदर
बट नॉट डिस्टिंक्ट। नीदर क्या लिखना, नीदर का मतलब है शायद कुछ और भी चीज आगे देखनी है। आगे प्राइस पे स्टैंड अलोन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, डू यू हैव अ कैमरा विच कैन फोकस ऑल ऑफ दिस? ट्राई इट एंड टेक अ पिक ऑफ इट। हाँ, जब चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है फिर प्राइस फेयर वैल्यू हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, नहीं है, दोनों वाला केस नहीं है। चीजें अलग अलग, प्राइस फेयर वैल्यू। चीजें नहीं मैं बोल रहा, मैं 30 बोलता हूं। 30 चीजें अलग हैं और 30 चीजों की प्राइस फेयर वैल्यू है। तो ये 30 चीजें अलग हैं और 30 चीजों की प्राइस सब फेयर वैल्यू नहीं है भाई, डिस्काउंट दे रहा है। तो फिर ऐसा करें कि रिमेनिंग डिलीवरीज को पकड़ के कैलकुलेशन कर दें, जो सेल बुक हो गई उसकी खैर है। और ये थर्ड क्वेश्चन है। 1 2 एंड 3। अच्छा, तीसरे सिनेरियो में बस चीजें इनडिस्टिंक्ट हैं, यानी चीजें डिस्टिंक्ट, प्राइस आगे स्टैंड अलोन हो या ना हो, कोई दो सिनेरियोज नहीं है, बस यही सिनेरियो है। जब चीजें ही अलग नहीं तो फिर पुरानी इंटों की प्राइस भी चेंज कर दो। अब उसमें जैसे ही मॉडिफिकेशन होगी उस दिन एकदम पुरानी सेल को रिवर्स मारे। उसका शॉर्टकट तरीका एक भाई ने बताया, 70 मल्टीप्लाइड बाय 3.75, 70 मल्टीप्लाइड बाय 3.75, इससे सेल को रिवर्स कर दें और उसके बाद इन द एंड तो आसान है। लेकिन प्लीज ये एंट्री जरूर लिख लें, ये एंट्री यहां नहीं है रेवेन्यू रिवर्सल की। ये जी 3 सिनेरियोज थे। अब स्टैंडर्ड ने एक चौथा सिनेरियो बनाया है एंड इट इज़ नॉट अ सिनेरियो। वो ये है कि जो आपने चीज़ें बेची हैं ना, पहली वाली 70, उनमें कोई मसला निकल आया, तो फिर नए ऑर्डर के वक्त हमने कहा यार पैसे थोड़े कम ले ले बस। तो एक चौथा सिनेरियो मैं कराने लगा हूँ, बस एक चौथा एक सवाल होगा, वो इसी में मैं बदल दूंगा। क्या मसला हुआ आखिरी बोलें? पहले यार ये ज़रा अच्छी तरह रिवाइज कर लें। 30 कैलकुलेटर अलग चीज़ हैं और 30 कैलकुलेटर के पैसे हम बिल्कुल फेयर वैल्यू ले रहे हैं, कस्टमर को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दे रहे पिछली सेल की वजह से। तो ये सेल ही अलग है, बस सबको अलग अलग रखें। 30 कैलकुलेटर अलग चीज़ है और जो हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं वो इसलिए कम ले रहे हैं, 80 इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि पहले भी सेल हो चुकी है। डन। और आखिरी बात, चीजें ही अलग नहीं है, वो सारी इनपुट्स विल बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ आउटपुट। सारे इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बनाएंगे। आखिरी सवाल पढ़ें। सुबह सुबह पढ़ा था पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, फिर डिस्काउंट वाउचर पढ़ा था, और डिस्काउंट वाउचर में स्टैंड अलोन प्राइस निकालते हुए 30% रेट लिया था, लेकिन जनरल एंट्रीज करते हुए 40% करे, एक्चुअली तो उससे 40% का। और तीसरा कॉन्सेप्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो आसान था, सिर्फ विनिंग वाली कॉस्ट को हमने क्या किया था, कैपिटलाइज, बाकियों को एक्सपेंस में। इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ 3 क्वेश्चंस गिवन इन प्रीवियस, छोटे पर ये तो हो ऐसे ही, वो पहले नोट्स में दिया जाता था ये सवाल। ऑन यकम जनवरी एसएल प्रोमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल फॉर 13,000। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 15 फरवरी, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। पैनासोनिक, वो देखें पिछले, पैनासोनिक।
भाई नेट वाला मोबाइल हो बच्चों के पास, खुला नेट हो, फिर बड़ा अंदर मजबूत होना चाहिए मुत्तकी रहने के लिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फरमाना है ये बात जब से मैंने सुनी है तब से मैं भी ज़रा थोड़ा सोचने लगा हूँ मोबाइल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें हम। ना चाहते हुए भी बंदा दाएं बाएं निकल जाता है, इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हर कोई अपने आप को देखे, बस किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स, वापस आ जाएं भाई, छोटी सी ज़िंदगी है, क्या करना है अल्लाह को नाराज़ करके। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स गिरेबान में झांकें तरफ, चलो द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट नॉट रिफ्लेक्ट द, ये कौन सा सिनेरियो बीच में डाल दिया, वही वाला पहला वाला, वहां पूरी रात रोंदे रहे तो तू पहला वाला तीनों, डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द, distinct but do not reflect the standalone selling price. Okay, it was discovered that 70 products already supplied had minor defects. SL agreed to give 1050 रुपए क्रेडिट, 1050 रुपए का फायदा देने को तैयार हो गया है, 1050 रुपए का क्रेडिट देने को तैयार हो गया है टू CL फॉर दिस, डेट इज 15 पर प्रोडक्ट 70 के तुम्हें छोड़ देता हूं। इसका अब अगली सेल से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कौन सी चीजें खराब थीं, अगली चीजें तो हम सही डिलीवर करेंगे, और उनके अंदर मैं कितने पैसे छोड़ने को तैयार हूं, उनके लिए मैं पैसे छोड़ने को तैयार हूं। बोलें कितने? 15। डन। 15 पर प्रोडक्ट, तो 15 ज़रब 70 1050। अब दें, अच्छा आपने ना इस लाइन को इग्नोर करके, इस लाइन को इग्नोर करके पहले ये वाली कैलकुलेशन पेपर में कर लेनी है। इस कैलकुलेशन में आपने कहीं भी डिफेक्ट वाली चीज नहीं लानी। डिफेक्ट वाली चीज को सिर्फ हम एंट्रीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यहां से भी रूट हो सकती है, डिफेक्ट वाली चीज को हम सिर्फ एंट्रीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एंट्री में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, ये वाली 15 फरवरी वाली एंट्री में, सिर्फ इस एंट्री को मैं चेंज करने लगा हूं। कैश, अब सवाल में तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मोडी, लेकिन याद रखिएगा ये धोखा है, असल में ये वाला क्रेडिट भी तो है ना। तो आप मुझे बता दें एडिशनल चीजों की प्राइस कितनी है? 2400, लेकिन अगले से मैंने क्रेडिट अवेल करना है, डिस्काउंट अवेल करना है, कितना? 1050, 1350। अब मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि ये तो तीसरा सवाल है ना, तो इसको तो हम नहीं देख रहे। 1350। मुझे पूरा पैसे आएंगे या नई चीजों के पैसे आएंगे और पुरानी का डिस्काउंट मिलेगा? तो मुझे पैसे कितने आए? 1350। और अगला काम, मैं रेवेन्यू रिवर्स करूं। मैं रेवेन्यू क्या करूं? रेवेन्यू कितना बुक कर दिया हुआ है? 70 ज़रब 100। कितना रेवेन्यू उल्टा दूं? 70 क्वांटिटी ज़रब 15 इज डिस्काउंट, तो 70 ज़रब 1000, वही फिगर है ऊपर वाली 1050। इससे रेवेन्यू क्या कर दूं? अब एंट्री टैली करा दें बस। वो कैश आया कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, तो उसी तरह असल में अब देखें ना एंट्री क्या हो रही है, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। रेवेन्यू भी रिवर्स हो रहा है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अब ऑब्वियसली नेट होके आ गई। थोड़ी देर पहले हम क्या एंट्री करते थे? कैश डेबिट
और अभी अभी रेवेन्यू रिवर्स करने की एंट्री भी क्या की थी, रेवेन्यू डेबिट, तो बैलेंसिंग निकालना 2400, बाकी सारी एंट्रीज सेम है। सॉल्यूशन में अगर आप जाएं तो मैंने कुछ और लिखा हुआ है, बैलेंसिंग बुलेंसिंग। सॉल्यूशन को जरा सेट कर लें, सॉल्यूशन को सेट कर लें। सॉल्यूशन में सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर लिख लें, फिगर सही है, तो बैलेंसिंग बुलेंसिंग और अंग्रेजियां जरा डिफरेंट है। यार एक चीज के 1000 तरीके होते हैं। पहले मैं कोशिश करता हूं ये कंपाउंड एंट्री हजम कराने की आपको। अगर आपको कंपाउंड एंट्री हजम नहीं होती तो आप फिर ऐसा कीजिएगा कि एक दूसरी एंट्रीज में आपको 2 करा देता हूं, 2 से समझ लीजिएगा। जैसे पहले 2 एंट्रीज की हैं, ऐसे 2 कर दीजिएगा, 2 तरीके से समझने की कोशिश करें। मैंने कितने पैसे नई के लेने हैं, 2400। कितना पुरानी का डिस्काउंट लेना है डिफेक्ट की वजह से, तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे। दूसरा काम क्या करूं, रेवेन्यू मैंने 70 ज़रब 100 का बुक कर लिया हुआ है, 15 रुपए मुझे छूट जाने हैं, तो रेवेन्यू कितना रिवर्स कर दूं और बाकी सारा किस में डाल दूं। इनकी जगह अब मैं आपको गुंजाइश देने लगा हूं, थोड़ा सा जरा चलाइएगा मुझे। पहले ऐसा ना कर लूं कि मैं अपना रेवेन्यू रिवर्स कर लूं। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री अभी भी ये की है 7000, रेवेन्यू रिवर्स करूं, बिस्मिल्लाह कराएं जी। 70 ज़रब 1050 से रेवेन्यू रिवर्स कर लूं। ये क्या हुआ, पुरानी का जो डिस्काउंट है उसकी वजह से मेरा रेवेन्यू कम हो गया, डिफेक्टिव चीजें बेची तो रेवेन्यू कम हो गया। और दूसरा कैश आएगा, कैश आएगा कितना, नहीं हिम्मत लिखवाएं नए का कितना आने 2400, लेकिन 1050 नहीं आएगा मुझे। कैश कितना, जल्दी कैश, सबर 1350 और लाइबिलिटी क्रेडिट किधर, इस तरह कर लो, फिर कैश उसे पूरा ले लेना, इस तरह कर लो रेवेन्यू। लेकिन उससे मेरे ख्याल से कैश वापस नहीं होता ऐसी डील में, मेरे ख्याल से कैश एडजस्ट होता है, वापस नहीं होता ऐसी डील में। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, पूरी क्लास खत्म होने वाली है, मैं मर चुका। चलें कोई नहीं, तो पहले जरा कॉन्सेप्ट मुझे समझा लेने दें। थोड़ी देर पहले ननकाना मोबाइल में मगन था। थोड़ी देर पहले मैंने रेवेन्यू किस पे बुक किया है, 100 रुपए पे। थोड़ी देर पहले मैंने रेवेन्यू किस पे बुक किया, रेवेन्यू बुक करने की एंट्री, अगर कभी पैसे पहले आ चुके हों तो रेवेन्यू बुक करने की एंट्री, रेवेन्यू क्रेडिट, वो बोले हैं रेवेन्यू क्रेडिट और लाइबिलिटी डेबिट, ये रेवेन्यू बुक करने की एंट्री है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मैं अगर रेवेन्यू बुक करना चाह रहा हूं, ऑलरेडी कर चुका हूं, अब मैं रेवेन्यू रिवर्स करना चाह रहा हूं। मैं रेवेन्यू कितने से रिवर्स करूं, 70 ज़रब 15। तो जो बुक करने की एंट्री की है उसकी उल्टी कर दें, जैसे भी थोड़ी देर पहले तीसरे सिनेरियो में की थी, तो उसकी एंट्री रिवर्स कर दें। उसकी एंट्री रिवर्स कर दी, रेवेन्यू मेरा कितने से रिवर्स हो गया, 100 से या 15 से, 15 से मेरा रेवेन्यू रिवर्स हो गया। ये कर लेने के बाद अब कस्टमर से मैं कहूंगा पैसे दो, वो कहेगा भाईजान 2400 ले लो, लेकिन 1050 मुझे, ये तो मैं खुद अपने लिए एंट्री करूंगा ना। कस्टमर से जब पैसे मांगूंगा वो कहेगा भाईजान वो 1050 मुझे छोड़ दो, 2400 नई चीज़ों के ले लो मेरे से। मैं कहूँगा मुझे 1350 दे दो। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अब पूछें आपके ज़हन में क्या रहा था, क्या जा रहे हैं। अब देखें ना, रेवेन्यू डेबिट हो गया 1050 से, कैश डेबिट हो गया 1300,
कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 2400 से। दोनों सूरतों में बात तो सेम हुई। सवाल आप पूछें, सवाल क्या आपका? लाइबिलिटी क्यों इंक्रीज करें? लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहे। असल में बात ये, जो रेवेन्यू बुक करने की एंट्री की थी उसको रिवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारी स्टिल कोई लाइबिलिटी शायद अभी मौजूद है, तो जो रेवेन्यू बुक करने की एंट्री की थी उसकी आपने रिवर्स एंट्री कर ली। कि कौन सा तरीका बेहतर लगा है? कंपाउंड वाला बेहतर लगा है। कंपाउंड वाला मुझे ज्यादा आसान इसलिए लग रहा है कि पैसे तो पूरे आने नहीं आपको। क्यों नहीं आए पैसे पूरे आने? और दूसरा रेवेन्यू कम करना है। और लाइबिलिटी चलिए छोड़ो, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। बट ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया ना, कुछ समझ आ गई, तो कल डिस्कस कर लेंगे। इसकी जगह 2 एंट्रीज हम लिख सकते हैं जो मैंने कराई हैं। बहरहाल फिलहाल मैंने ये जो एंट्री कराई है किस तरह कराई है? कैश कितना आया? ना वाइंड अप नहीं करना मुझे। मैंने आपको कहा था इंशाल्लाह नमाज से पहले छोड़ूंगा, नमाज से पहले ही छोड़ूंगा, लेकिन अभी इधर 2400 यानी अभी 5:05 में छोड़ देता हूं। माइनस और आगे 70 यूनिट्स पे 15 का डिस्काउंट मिला। बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हाँ जी। नहीं, तो वो डील जब उससे होगी इसी वक्त कर लो। इसने ये असल में ना लिखा नहीं हुआ कब डिस्कवर हुआ डिफेक्ट, तो इसलिए फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन डेट पे इसकी एंट्री कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, पेज नंबर 420, पेज नंबर 420। एडिशनल गुड्स क्या थी? एडिशनल गुड्स क्या थी पहले सिनेरियो में? चौथा तो छोड़े ना, फर्क करें। और प्राइस क्या थी? पेज नंबर 420। तो ट्रीट इट एज अ, वो जो 30 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था इसको बिल्कुल सेपरेट समझ लें। 30/80 वो कोई चेंज ना करें। यार कोई थ्योरी की चीज आ सकती है ना कभी। एडिशनल गुड्स क्या थी? प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स इज ट्रीटेड एज अ टर्मिनेशन ऑफ, समझे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड क्रिएशन ऑफ अ एडजस्टमेंट इज मेड टू रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो जो 60 में एडजस्टमेंट की थी, 60 + 30 रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ ओल्ड, 60 में एडजस्टमेंट की थी। और आखिरी क्या था? एडिशनल गुड्स आर, आगे प्राइस नहीं उसने लिखी, स्टैंड अलोन है या नहीं। इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ पुराना कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ, 3 लफ्ज देखें उसने यूज किए हैं, पहले में, दूसरे में। ये जरा 3 बातें हैं। पहला 30/80 वाला जो था वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा टर्मिनेशन ऑफ, और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लेकिन वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें पुरानी 60 उठानी है और अगली 30, और इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ, दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड इन। ओके, अब वो जो मैंने कल आपसे बात करनी है वो थोड़ी सी सुन लें, फिर छुट्टी करते हैं। इधर देखें, इधर 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 इधर, ये जनरल स्टोर है। ये बेकरी है और जलाल सन्स। अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या है इनकी? बेकरी
और फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? जनरल स्टोर। अच्छा, अब जब आप जनरल स्टोर पे गए, कभी कभी दिल जाता है ना छत से छलांग मारें, ये आपने छत पे जाके छलांग मारी, आप डायरेक्ट जनरल स्टोर पे गए, चार्टर तैयार कराया आपने, हम आज ठीक है बात हो गई चलो। अच्छा, आप जनरल स्टोर में गए, जनरल स्टोर पे आवाज़ें लग रही थी भाईजान टमाटर ले लो, अंडे ले लो, डबल रोटी ले लो, ठीक है, प्याज ले लो, हरी मिर्च ले लो, ऑलिव्स ले लो, ये आवाज़ें लग रही थी, ये आवाज़ें लग रही थी। आपने लिफाफे में टमाटर डलवाए, प्याज डलवाए, ब्रेड डलवाई, ऑलिव्स डलवाए और जो है वो कबाब डलवाए और आप जो है वो निकल गए, कबाब फ्रोजन वाले, और आप निकल गए, ठीक है। दुकानदार तू बात की माती मारा कर। दुकानदार 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 जो है वो कहेगा देयर आर 5 सेपरेट परफॉर्मेंस, बातें कर लें आप, कर लें थोड़ी सी। दुकानदार कहेगा देयर आर 5 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, देयर आर 5 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और अगर डिस्काउंट देगा तो पांचों को लिखेगा, स्टैंड अलोन प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, और फिर सब में डिस्काउंट एलोकेट करेगा। आप नीचे गए, नीचे बेकरी में गए, आवाज लग रही थी सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो। अब आपने कहा इसमें क्या है? उसने कहा ब्रेड है, कबाब है, इसमें टमाटर हैं, प्याज हैं, ऑलिव्स हैं। नीचे आवाज क्या लग रही थी? सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो। अब भी 5 वादे हैं। अब कितनी परफॉर्म आपने ले लिया, आपने कहा ये तो घर जाके फिर चलो कल बना लेंगे, अभी इधर से तैयार मिल रहा है वो ले लेते हैं। अम्मी से पूछा रेडीमेड ले लो, अम्मी ने कहा चपेड़ मारूं, आपने कहा अम्मी मार दीजिएगा, आपने ले लिया, आपने बड़ा बनाया सैंडविच ले लिया। अब आप बताएं कि सेलर के एंगल से सेलर क्या एंट्री करेगा? सेल ऑफ ब्रेड डेबिट, सेल ऑफ ऑलिव्स, क्या एंट्री करेगा? भाईजान वही चीजें दे रहे हैं आपको, ब्रेड दे रहे, टमाटर दे रहे, प्याज दे रहे, क्या क्या करेगा? सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या? सैंडविच। वाई? फिक्रा बोलने जो मैंने बोला था, दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। क्या उसने आपको इनपुट्स ऐसे इंटीग्रेट करके दे दिए हैं कि कंबाइंड आउटपुट सामने आ गई है? और अगर घर जाके आप ब्रेड अलग करें, टमाटर निकाल लें, ऑलिव गोत का नाला क्या चूरी बनानी है उसकी, तो उसने उसको इन चीजों को क्या करके दे दिया? इंटीग्रेट करके दे दिया है। दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। अच्छा ये देखिएगा जरा, ये यहां पिक्चर्स लगी होंगी, पिक्चर्स। अच्छा आप हजरात गए और आप हजरात ने ऊपर जनरल स्टोर पे आवाजें लग रही थी, दूध ले लो, कॉफी बीन्स ले लो, चीनी ले लो, चम्मच ले लो, कप ले लो। आप 5 चीजें ले ली, लेके चले गए। दुकानदार के कितने वादे हैं? 5। थल्ले आए, कॉफी ले लो, जान ले लो। नीचे क्या आवाजें लग रही थी? नीचे क्या आवाजें लग रही थी? कॉफी ले लो। अब बता दें दुकानदार ने कितने वादे पूरे किए हैं? क्यों? दूध दे रहा है, चीनी दे रहा है, कॉफी दे रहा है। दीज आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। जाएं, कितने वादे हैं ये? 1 वादा।